टिहरी झील वाटर स्पोर्ट्स कप का केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। पहली बार देश के लगभग 300 खिलाड़ी टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स कप जीतने के लिए लहरों पे अपना दमखम दिखाएंगे। 28 से 30 दिसंबर तक टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स कप का आयोजन हो रहा है और टीएचडीसी की तरफ से कोठी कॉलोनी में आयोजित 3 दिवसीय वाटर स्पोर्ट्स कप में देश भर से 300 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर काम हो रहा है और देश को अब 24 घंटे बिजली मिल रही है। चमोली के जोशीमठ क्षेत्र में भूधसाव जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं और इस वजह से कई इलाकों के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कई तरह के निर्माण कार्यों और जल निकासी का उचित प्रबंधन नहीं होने की वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। एक रिपोर्ट देखिए और समझिए। चमोली के जोशीमठ शहर के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। पिछले कई दिनों से भूधसाव के कारण जोशीमठ के कई मकानों में दरार आ गई है। लगातार हो रहे भूधसाव से शासन प्रशासन की चिंता बढ़ रही है। वही जिनके पास विकल्प है वो अपने घर छोड़ रहे हैं। स्थानीय लोग इस पूरी घटना का जिम्मेदार टनल का निर्माण कार्य कर रही एनटीपीसी को मानते हैं। जोशीमठ के अस्तित्व को बचाने के लिए अब लोगों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया, जिसको कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने भी समर्थन दिया है। अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बर्बाद हूँ। बच्चे भी वैसे नहीं है जो कि अच्छी सर्विस वो करे। मेरे तो कुछ नहीं, न साथ है, एक विधवा भाभी है साथ में। मैं तो इतना बर्बाद हूँ इस मकान से, जो मेरी कमाई थी वो खत्म हो गई। कि वहाँ उनके टनल से कोई खतरा है अथवा नहीं है, ये ना हम तय कर सकते हैं और ना एनटीपीसी तय कर सकती है। इसे अगर कोई तय करेगा तो विशेषज्ञ तय करेंगे। जो इस बात के विशेषज्ञ हैं वो बताएंगे कि उनकी जो सुरंग है उससे खतरा हो रहा है नहीं हो रहा है। इस मामले में जो है मैंने कहा कि साइंस जर्नल में छपा हुआ गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व भूगर्भ शास्त्री का पेपर छपा है। इसमें उन्होंने एनटीपीसी की टनल को जिम्मेदार बताया है। इसके अलावा जो है तमाम भूगर्भ विज्ञानियों ने इस बात को कहा है, चाहे वो डॉक्टर नवीन जुयाल हों, डॉक्टर एसपी सती हों, सबने इस बात को कारण माना। 9 वार्ड जोशीमठ में 9 के 9 वार्डों में हमारे भूधसाव हो रहा है। हम भी निरीक्षण करने गए, हमारे कर्मचारी भी गए। उन्होंने जो आंकड़े जो प्रस्तुत किए हैं, लगभग हमारा 500 से 550 550 के लगभग मकान अभी तक आज की डेट तक क्षतिग्रस्त होने के कगार पर हैं। लगभग 50% तो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बयान दिया और उन्होंने जोशीमठ में भूस्खलन पर कहा कि हम इस स्थिति को देख रहे हैं। इसके लिए विशेष भूवैज्ञानिकों की टीम बनाई गई है जो लगातार निगरानी कर रही है, जबकि भूधसाव पे एनटीपीसी के अधिकारी सफाई देते नजर आ रहे हैं। एनटीपीसी अधिकारियों का कहना है कि जो भी जमीन का धसाव हुआ है उसकी स्थिति जोशीमठ में बनी है। एनटीपीसी के अधिकारियों का कहना है कि जो भी हालात यहाँ पे बने हैं उसका टनल निर्माण से कोई लेना देना नहीं। उस पर जांच चल रही है और जो हमारे अनुसंधान करने वाले जो संस्थान हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट से लेकर तमाम प्रकार के इंस्टीट्यूट उस पर अपना आकलन कर रहे हैं और उसी के आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। इसमें जो धसाव का मुख्य कारण है सब प्राकृतिक कारण है। इसमें एनटीपीसी के परियोजना से या उसकी टनल से या उसके बैराज से इसका कोई प्रभाव नहीं है। ये जोशीमठ से बहुत दूर है। ऊपर से वर्टिकली देखें तो ये 1.25 किलोमीटर नीचे है और हॉरिजॉन्टली देखें तो जोशीमठ से ये 1.25 किलोमीटर दूर है। और अगर नदी के किनारे से जो 2.5 किलोमीटर करीब दूर हो जाती है तो इसका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं है ये सब घटनाओं से। वहीं आपदा प्रबंधन के अपर मुख्य कार्य अधिकारी पीयूष रोतेला का कहना है कि जोशीमठ शहर में निर्माण अधिक हो रहा है, पानी की निकासी सही तरीके से नहीं हो रही। जोशीमठ भी इसी तरह का स्थान है जहां पर काफ़ी ज़्यादा लूज डेब्री के ऊपर वो बसा हुआ है और ऐसे स्थानों पर कई बार क्या होता है कि पानी का रिसाव अगर ज़मीन के अंदर ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो क्ले के हो सकते हैं, सिल्ट हो सकती है, वो पानी के साथ बह जाते हैं और बीच में जो जगह उसकी वजह से बचती है जिसको फाइन
वॉशिंग अवे ऑफ फाइन्स बोलते हैं, तो उसकी वजह से ऊपर से सब्सिडेंस होता है। जोशी मठ में भी कुछ इसी तरह की प्रक्रिया चल रही है, जिसकी वजह से जो घरों से निकलने वाला पानी है या बरसात का पानी है वो ज़मीन के अंदर जा रहा है। उसी की वजह से भूदसाव की प्रक्रिया वहाँ और काफ़ी। बता दें कि इस पूरे इलाके का अध्ययन रुड़की IIT और वडिया संस्थान कर रहा है। वैज्ञानिकों की टीम लगातार इस इलाके का निरीक्षण कर रही है। अध्ययन पूरा होने के बाद जल्द राज्य और केंद्र सरकार को इस क्षेत्र की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। फिलहाल इस पूरे क्षेत्र में जिस तरह के हालात हैं वो भयानक है। राज्य सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द कोई इंतजाम इन गांव के लोगों के लिए करे। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए विशेष संवाददाता सुदीप जैन की रिपोर्ट। और उत्तरकाशी के पुरोला सीट से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल के लेटर हेड का गलत इस्तेमाल करते हुए डीएम और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यालय को पत्र भेजने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले में विधायक को उस वक्त जानकारी हुई जब इस फर्जी पत्र के उत्तर यानी जो सीएम हैं और डीएम कार्यालय से उत्तर मिले हैं, और इससे परेशान होकर विधायक ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता लगा कि पहले उनके द्वारा एक विभाग को भेजे गए पत्र की नकल तैयार कर उनके नाम व हस्ताक्षर का गलत इस्तेमाल किया गया। विधायक ने मामले में तत्काल डीजीपी उत्तराखंड से शिकायत करते हुए मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच की मांग की है। ये लेटर है, मेरा एक लेटर गया था। ये एक किसी कार्य योजना के लिए मैंने एक लेटर लिखा था, विकास कार्य के लिए। लास्ट में लिख रहा है मैं सरकार का विधायक हूं, और ऊपर से मेरे ही लेटर में लिख रहा है कि सरकार ने उक्त प्रकरण को आपके नेतृत्व वाली सरकार ने ठंडे बस्ते में कर दी है, तत्काल कार्रवाई की जाए। अब एक पहले तो बात तो ये है कि ये जिलाधिकारी को लेटर लिखा गया है और वो कह रहा है कि आपके नेतृत्व वाली, तो ये सोचने का विषय है। तो ये इस तरीके से मुझे लग रहा है जिस भी व्यक्ति ने इस तरीके से जो कुकृत्य किया है, तो इस पे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार, अपने प्रदेश के नेतृत्व के निर्देश अनुसार आज मैं ये प्रेस कर रहा हूं कि जिसने भी इस तरीके से कुकृत्य किया है कि आने वाले समय में उसको ऐसी सबक मिलनी चाहिए कि कभी जिंदगी में कभी सोचे ना, और औरों के लिए भी एक सबक हो। और राजधानी में कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस सेवा दल ने ध्वजारोहण कर सलामी दी। राष्ट्रगीत वंदे मातरम से स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट, महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, आज कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हमारा स्थापना दिवस है। तो स्थापना दिवस में हमारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ जन है, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक कांग्रेस की सेवा की है, आज उन्हें हम सम्मानित करने का भी हमने कार्यक्रम रखा है। सबसे पहले तो ध्वजारोहण हुआ है आप सब लोगों के सामने। अब हम लोग गोष्ठी के बाद कुछ अपने वरिष्ठ कांग्रेसियों को, जो पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं और साथ में कुछ ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे हैं और हमारे सीनियर सिटीजन भी हैं, उन्हें आज हम सम्मानित करने का काम करेंगे। देखिए, स्थापित हुई थी और इससे एक लंबी सुनिश्चित लड़ाई कांग्रेस स्थापना के बाद देश की आज़ादी की चली। पहले अलग अलग टुकड़ों में आंदोलन चल रहे थे, कोई बंगाल में हो रहा, कोई साउथ में हो रहा, नॉर्थ में हो रहा, लेकिन उसके बाद सोने धीरे धीरे चले और ये लक्ष्य आज़ादी का प्राप्त किया। कांग्रेस का वही था कि सर्व धर्म संभाव की भावना, सब धर्मों को जोड़ करके आंदोलन किया गया। जाति धर्म के नाम पर नहीं था और इसी वो आंदोलन में विलम्ब से सफलता मिली। सुनियोजित मूवमेंट चलाया था देश का, उससे देश को आज़ाद, पहले टुकड़ों टुकड़ों में था, तो वो एक तरह से एक छत्र के नीचे सब लोग धीरे धीरे आए। 1885 में कांग्रेस और ऋषिकेश विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे यजेंद्र रमोला ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्य सरकार की बिल लाओ इनाम पाओ योजना पर निशाना साधा और कहा कि योजना के लिए बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए, लेकिन मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के घर के लोग ही जीएसटी की चोरी कर रहे हैं। मंत्री और मंत्री के करीबियों ने अकूत संपत्ति अर्जित की है। एक संपत्ति बद्रीनाथ हाईवे से 50 किलोमीटर दूर है, जिसको प्रेमचंद के बेटे पीयूष अग्रवाल ने खरीदा है और दस्तावेज में खाली दिखाया है, जबकि जमीन पर इनका ही करीब 200 गज का पुश्तैनी मकान है।
ऋषिकेश का एड्रेस है, तहसील ऋषिकेश का एड्रेस है। तो कहीं ना कहीं 51/100 सरकार के वित्त मंत्री बड़े बड़े होर्डिंग्स के माध्यम से आम आदमियों को, व्यापारियों को जीएसटी और तमाम रेवेन्यू की चोरी करने के संदेश को लेकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देते हैं। वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्री के स्वयं के पुत्र एक ज़मीन खरीदते हैं। ज़मीन में लगभग 27 लाख के आसपास, 25 से 27 लाख के आसपास के रेवेन्यू को चोरी करने का काम करते हैं, क्योंकि वो जिस भूमि को खरीदते हैं वो भूमि में पहले से ही निर्माण हुआ होता है, उसमें मकान बना हुआ है, जबकि वो रजिस्ट्री में ये दिखाते हैं कि वो भूमि खाली है। सरकार के वित्त मंत्री बड़े हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की जमीन खाली कराने के आदेश मिलने के बाद रेलवे प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है और रेलवे की 78 एकड़ जमीन पे 4365 भवनों को ध्वस्त करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं। लेकिन कार्रवाई से पहले रेलवे को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हजारों लोग सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों को विपक्षी नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। 4000 से ज्यादा मकानों को हटाया जाना है। रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी करने के साथ साथ पिलर बंदी की कार्रवाई शुरू कर दी। हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था कि 4365 मकानों को हटाकर लगभग जिसमें 40 से 50 हज़ार आबादी खारिज हो जाएगी। हम यहाँ की सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो एक छोटा सा टेलर है, अभी सिर्फ हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं, या अभी थोड़े से लोग इस सड़कों पर निकल कर आए हैं, तब ये एक हज़ारों का हुजूम सड़कों पर है। तो उसका अगर आपने 4500 घरों को तोड़ा तो किस तरह से लोग सड़कों पर होंगे, लोगों का सामान सड़कों पर होगा, तमाम कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, लोग भूखे मरेंगे, बच्चे बीमार हैं, बुजुर्ग घरों में पड़े हैं, ठंड का मौसम है, लेकिन सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है। हम लोगों की कि जो उखाड़ने के लिए बस्ती बार बार हमारे ऊपर, इन लोग गरीब आदमी के ऊपर तलवार टांग देते हैं। वो हर 6 महीने में तलवार टांगते हैं। ये बहुत गलत बात है। केंद्र की भी, प्रशासन की भी, सबकी बहुत बुरा हाल है यहाँ के लोगों का। ये अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे, कैसे बसेंगे, कैसे क्या करेंगे। जब इन्होंने 17 साल पहले ये जगह घेरी थी, तभी रेलवे को चाहिए था कि यहाँ से लोगों को हटाते और मना करते कि आप लोग यहाँ जगह मत बनाओ, यहाँ मकान मत बनाओ। अब जब बना दिए हैं तो हर 6 महीने में तलवार लटकी है। हर 6 महीने में इन लोगों के ऊपर तलवार लटका देते हैं। वो मांग यही है जो सीधी सिंपल सी है कि सर ये हमारा ही मकान है, एक ईंट हमने इसको बड़ी मेहनत से सींचा है। क्या था वनभूलपुरा, कैसे हमने इसको, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे दादा परदादा ने इसको बनाया है, हम जानते हैं, और ये हमारे ही मकान है। हम इससे कहीं नहीं जाने वाले। रेलवे तो कुछ भी कहता रहे, हम उसके लिए कागजी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। उच्च न्यायालय, जैसे कि आपको मालूम ही है कि हम जा चुके हैं। इंशाल्लाह 2 तारीख या 3 तारीख को फैसला आ जाएगा। तो बात हम यही प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि संयम रखें और हम ये गांधीवादी तरीके से बैठे हैं। हमारे घर तोड़े जा रहे हैं और हमारा स्कूल भी तोड़ा जा रहा है। हम कहाँ जाएंगे? हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा घर टूट जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे? सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने न्यू कैंट रोड कैंप कार्यालय में सैन्य धाम निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक ली और इस बैठक में गणेश जोशी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि 2023 के अंत तक हम सैन्य धाम का निर्माण कार्य पूरा कर लेंगे। बता दें कि सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी इससे पहले भी कई बार सैन्य धाम को लेकर समीक्षा बैठक कर चुके हैं। वहीं सैन्य धाम का मुख्य द्वार पर और उत्तराखंड के गौरव और देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पे बनाया जाएगा। तो हमारा सीधा कोई छेद नहीं होता, अच्छा मतलब के अंदर में आता है, और इसीलिए मैंने उनसे कहा है कि आप या तो हमारा पैसा वापस करिए या डिसीजन जो है जनता में कीजिए। जो पर्ची भी बोर्ड में जितने भी हॉस्पिटल चल रहे हैं उसमें कंट्रोल जो है संस्थान का रहता है। इसमें कंट्रोल जो है कैंट का होना चाहिए था, जो वहाँ पर दिखाई नहीं देता है। तो किसी ने मुझे इस चीज़ को बताया है तो उसकी जांच होगी और उसके खिलाफ जो भी होगा उसको कार्रवाई की। तो हमारा सीधा कोई। और यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को उत्तराखंड में आयोजित होने वाले कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का युद्ध इंचार्ज बनाया गया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई, जबकि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को योगी सरकार से कड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। कांग्रेस हाईकमान अब पार्टी को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जैसे कई राजनीतिक दावपेच अपना रहा है। राहुल जी
कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो है वो यात्रा पर हैं और कई राज्यों में यात्रा नहीं जा पा रही है। इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि पूरे देश के अंदर हम 26 जनवरी से जो है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाएंगे और जिसके लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष लल्लू जी को जो है यहाँ प्रभारी बनाया गया है। हम सब लोग मिलकर के जो है इस अभियान को सफल बनाने का काम करेंगे। राहुल जी। और उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विद्युत टैरिफ वृद्धि को लेकर ऊर्जा निगम की कसरत जारी है। निगम ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग को सरचार्ज वृद्धि जारी रखने हुए टैरिफ में 7.72% बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा है। पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव में कोई परिवर्तन न करते हुए निगम ने फिर से प्रस्ताव भेज के सरचार्ज वृद्धि जारी रखने की अपील की है। देखिए, कुछ चीज़ें नितांत टेम्पररी होता है। जैसे पिछले बार हम लोगों ने बहुत अत्यधिक दरों पर बिजली का क्रय किया था एक्सचेंज में, क्योंकि वो पोजीशन ऐसी थी, काफ़ी डिमांड सप्लाई गैप थी और उसके चलते एक मार्च तक के उनके कुछ क्राइसिस हैं, उसको एड्रेस करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव भेजा होगा। लेकिन विद्युत नियामक आयोग को उसमें निर्णय लेना होता है, वो बड़े सोच समझ करके सभी पहलुओं को देखते हुए निर्णय लेंगे। देखिए, कुछ चीजें नितांत। और उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अब एक और बड़ा फैसला राज्य गृह विभाग ने लिया है। राज्य सरकार की गौरा देवी शक्ति मोबाइल ऐप के साथ साथ राज्य में स्थापित करीब 160 महिला हेल्प डेस्क जो कि थाने और चौकियों के अधीन आते हैं कि प्रभारी के पास एक सरकारी CUG मोबाइल नंबर भी होगा और इस पर कोई भी महिला किसी भी आपत्ति, विपरीत हालात या किसी सूचना जानकारी के लिए भी फोन कर सकेगी। विशेष सचिव गृह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रयास किया गया है कि भले ही स्टाफ का ट्रांसफर हो जाए पर नंबर एक ही रहे ताकि लोगों को व्यवहारिक दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। पराशक्ति मॉड्यूल जो डेवलप्ड है वो उत्तराखंड पुलिस ऐप पर है। तो हम लोग का ये सुझाव था कि कोई भी महिला जो घर से बाहर निकल रही है, चाहे वह कहीं पर काम कर रही हो, चाहे PGs में रहने वाली बच्चियां हों, ये सब अपना रजिस्ट्रेशन इस ऐप पे कराएं जिससे कि ये उत्तराखंड राज्य और पुलिस के सुरक्षा घेरे में आ जाए। इसीलिए हमने वुमेन हेल्प डेस्क पर एक CUG सिम की अनुमति प्रदान की है पुलिस को। CUG सिम के माध्यम से ये होगा कि मैपिंग होगी, जो भी व्यक्ति इस पर रजिस्ट्रेशन करता है उसे एक मोबाइल नंबर दे दिया जाएगा। यदि कभी भी उसको आवश्यकता पड़ती है तो वो उस नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। पराशक्ति मॉड्यूल। और महिलाओं के साथ आए दिन होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड पुलिस ऐप गौरा शक्ति ऐप लॉन्च किया है, जिसके प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी उत्तराखंड मित्र पुलिस को सौंपी गई है। पुलिस महिलाओं और स्कूल की, कॉलेज की जो पढ़ने वाली छात्राएं हैं उनके मोबाइल फोन में गौरा शक्ति ऐप डाउनलोड करा रही है, जिससे किसी भी मुश्किल हालात में वो पुलिस से तुरंत संपर्क कर सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। जो नारी सुरक्षा और महिलाओं, विशेषकर जो बालिकाएं हैं, उनकी सुरक्षा हेतु ये ऐप बनाया गया है। इसमें उनको सुविधा दी गई है कि उसमें यदि वो जहाँ पे भी रहेंगी वो पैनिक बटन दबाती हैं तो तत्काल उस क्षेत्र की पुलिस उनसे संपर्क करेगी, उनकी समस्या का निराकरण करेगी। इस ऐप के प्रचार प्रसार हेतु सभी थानों में टीम बनाई गई हैं जो संबंधित एरिया के स्कूल, फैक्ट्री एरिया व बाजारों में जो भी महिलाएं आ रही हैं उनको संबंध में बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री। और कालाडूंगी के नया गांव स्थित अमर मेमोरियल पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेल का आयोजन किया गया, जिसमें चैंपियनशिप पे नानक हाउस ने कब्जा किया। स्कूल में 3 दिवसीय खेलों में वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो खो, एथलीट और कई दूसरे खेल शामिल थे। और प्रधानाचार्य डॉक्टर SI खान ने ट्रॉफी व पुरस्कार देकर विजेता को सम्मानित भी किया। करवाए, बहुत अच्छे से करवाया है। टीचर्स ने भी बहुत हेल्प की है उसमें बच्चों के लिए। बच्चे मतलब काफ़ी निखर के आए बाहर, मतलब गेम्स वगैरह बहुत अच्छे से उन्होंने किया है। तो बच्चों के लिए शाबाश और टीचर्स के लिए थैंक यू। अपने स्कूल में गेम। उत्तराखंड में 29 और 30 दिसंबर को मौसम का मिजाज बदल सकता है। पहाड़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश के आसार हैं। ऐसे में जो पर्यटक उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में न्यू ईयर मनाने आ रहे हैं उन्हें बर्फ का दीदार हो सकता है। वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे का असर जारी रहेगा। जो लोग मैदानी इलाकों में सड़क मार्ग से सफर पर निकलेंगे उन्हें सावधान रहने की जरूरत है।
तो हमारे और हिली रीजन्स है, चाहे वो गढ़वाल के है चाहे कुमाऊं रीजन है, तो उसमें भी कहीं कहीं पर हल्की या बहुत हल्की बारिश बर्फबारी कहीं कहीं पर 29 को वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जब आप 30 को जाएंगे तो एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी हल्की या बहुत हल्की जो बारिश और बर्फबारी है 30 तारीख में भी वो कहीं कहीं पर हिली रीजन में वो देखने को मिलेगी। और उत्तराखंड में ठंड की वजह से लोगों के सामने कई तरह की परेशानियां हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी कोहरे से ढक गई और यहाँ पे लोग जो हैं वो मुश्किलों का सामना करते हुए नजर आए। कोहरे के कारण वाहन चालकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शीतलहर के चलते स्कूल में 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को ठंड में लोगों का ध्यान रखने की हिदायत दी है। सीएम के आदेश का पालन करते हुए उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए। और रुड़की में ईंट भट्टे पे खनन करती जेसीबी पकड़ने पर तहसीलदार और भट्टा स्वामियों के बीच तनातनी हो गई और बाद में तहसीलदार ने जेसीबी और मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया। तहसीलदार शालिनी मौर्य का कहना है कि वाहनों को पुलिस के हवाले करने के साथ मामले की रिपोर्ट एसडीएम को भेज दी गई है। भ्रमण के दौरान जो है एक खेत में जेसीबी चलती पाई गई और एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो मिट्टी भर रही थी और वाहन चालक से भी और जो वहाँ ईंट भट्टे के मुंशी थे उनसे भी मांगने पे कोई परमिशन कोई कागज़ उनके द्वारा नहीं दिखाया गया है। इसलिए जेसीबी और ट्रैक्टर को जो है जब्त करके थाना लंडोरा में इसको सुपुर्द दे दी गई। देखिए इसके संबंध में जो भी है संज्ञान में जैसे ही आएगा तो इन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। सीज कर दिया है, सीज करके रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।